प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट गणित में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पेपर एक ही होता है 100 नंबर का, लेकिन जो किताब है उस किताब के दो पार्ट हैं। तो उसमें पहले पार्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जहां से हम लोग इंटरमीडिएट की गणित की शुरुआत करते हैं, उस टॉपिक का नाम है आव्यूह। और बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर में आव्यूह होता क्या है, आव्यूह कहा किसे जाता है। अब बोर्ड परीक्षा में हमसे आव्यूह की परिभाषा नहीं पूछेगा, इस पे प्रश्न आएंगे, सवालें आएंगे, लेकिन एक किसी टॉपिक की मर्यादा होती है कि जब हम लोग किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा उसकी भूमिका के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले पता किया जाए कि इस आव्यूह को परिभाषित कैसे करेंगे। अगर हमें किसी दूसरे को समझाना हो कि आव्यूह क्या होता है, तो हम लोग इसे कैसे परिभाषित कर पाएंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कहा किसे जाता है। विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना और उस एग्जाम्पल से आव्यूह की परिभाषा पूर्णतः आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी। मान लिया जाए कि 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3। और जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है राम, एक व्यक्ति का नाम है श्याम और एक व्यक्ति का नाम है मोहन। 3 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति का नाम है राम, एक व्यक्ति का नाम है श्याम और एक व्यक्ति का नाम है मोहन। राम, श्याम और मोहन, तीनों के पास किराने की दुकान है। काहे की दुकान है? किराने की दुकान। ये राम, श्याम और मोहन तीनों एक दुकानदार हैं। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो भी किराने के आइटम होते हैं सभी इनके यहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लिया जाए कि इनके यहाँ मुख्यतः 3 चीजें मिलती हैं। क्या क्या? घी, तेल और चीनी। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 चीजें थोक में बेचा करते हैं, घी, तेल और चीनी। हम ग्राहक बनकर के ग्राहक के रूप में सबसे पहले दुकानदार के पास जाते हैं, जिसका नाम है राम। राम से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ घी क्या भाव है? कह रहा है कि हमारे यहाँ घी है 60 रुपए किलो। अब इसका क्या मूल्य है? 60 में है, 70 में है, इस पे मत जाइए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम ज्यादा। तो इसने कहा कि घी है 60 रुपए किलो। मैंने कहा तेल क्या भाव है? तो इन्होंने कहा कि तेल है 50 रुपए किलो और चीनी मैंने पूछा तो कहा चीनी है 38 रुपए किलो। अब भाई ग्राहक की आदत होती है, वो तब तक सामान नहीं खरीदेगा जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा, शायद दूसरे के यहाँ सस्ता मिल जाए। अब श्याम के यहाँ हम जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ घी क्या भाव है? कहा बिल्कुल शुद्ध घी आया है, अभी कल भी उतरा है, बिल्कुल आप हमारे आदमी हो, 55 रुपए किलो। हमने कहा तेल? कहा तेल शुद्ध हमारे यहाँ सरसों का तेल है, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, 65 रुपए किलो, वजीना वाला ले जाओ। हमने कहा चीनी? कहा चीनी अपने घर के गन्ने की है 36 रुपए किलो। अब हम तीसरे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, जिस व्यक्ति का नाम है मोहन। इस दुकानदार से पता करते हैं कि आपके यहाँ घी क्या भाव है? कहता है कि घी हमारे यहाँ 54 रुपए किलो। तेल पता करते हैं तो कहता है तेल 55 रुपए किलो।
और चीनी पता करते हैं तो कहता है मान लो कि चीनी 39 रुपए किलो। यानी ये जो मैं आपके सामने एक डाटा रखा हूं, ये है क्या? ये 3 दुकानदारों के 3 सामानों के दामों की एक सूची है। क्या है? 3 दुकानदारों के 3 सामानों के दामों की एक सूची है। यदि इस सूची को, यानी तीनों दुकानदारों के तीनों सामानों के दामों की सूची को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, तो विद्यार्थियों गणित की भाषा में यही व्यवस्था कहलाती है आव्यूह। यानी जब हम इन तीनों दुकानदारों के तीनों सामानों के दामों की सूची को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दें, व्यवस्थित कर दें, संग्रहित कर दें, तो विद्यार्थियों यही व्यवस्था गणित की भाषा में कहलाती है आव्यूह। क्या कहलाती है? आव्यूह। अब आप अपनी किताब खोल करके देखेंगे तो आपकी किताब में जितने भी प्रश्नों की डिजाइन है, जितने भी प्रश्नों का खाका है, सब इसी प्रकार से बना हुआ है। ऐसे कुछ चीजें लिखी होंगी, कुछ पद लिखे गए होंगे और सारे के सारे पद बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित होंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर संग्रहित होंगे। तो जब हम तीनों दुकानदारों के तीनों सामानों के दामों की सूची को एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दें, व्यवस्थित कर दें, संग्रहित कर दें, तो यही व्यवस्था गणित की भाषा में क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। एक गणितीय परिभाषा नहीं है, ये तो मैंने आव्यूह को आपके दिमाग में एंट्री कराने के लिए बताया कि कैसे आपके मन स्थिति में आव्यूह समा जाए, आव्यूह आपके दिमाग में बैठ जाए, और बैठ भी गया होगा। अब हम आपको इसकी एक गणितीय परिभाषा बताते हैं। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान देना कि अब हम इन सारी चीजों को हटा करके अगर इस बड़े ब्रैकेट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें तो इस बड़े कोष्ठक के अंदर कुछ पद लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? कुछ पद लिखे गए हैं। इसमें से कुछ पद x अक्ष की दिशा में हैं, यानी क्षैतिज अवस्था में हैं, और कुछ पद y अक्ष की दिशा में हैं, y एक्सिस की ओर हैं, यानी ऊर्ध्वाधर हैं। यानी जो बड़े ब्रैकेट के अंदर अवयवों को, संख्याओं को या व्यंजकों को संग्रहित किया गया है, इन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवस्था में व्यवस्थित किया गया है। और इस बात का ध्यान देना कि क्षैतिज उन्हें कहते हैं जो x अक्ष की दिशा में होते हैं, और ऊर्ध्वाधर उन्हें कहते हैं जो y अक्ष की दिशा में होते हैं। जैसे ये हमारी लाइन जो है क्षैतिज अवस्था में है, ये भी हमारी लाइन क्षैतिज अवस्था में है, और यह भी लाइन क्षैतिज अवस्था में है जो ना। और इस क्षैतिज अवस्था में लिखे गए अवयवों को कहते हैं पंक्ति। जब हम लोगों के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं ना, सामान्य गांव देसी भाषा में, कि पहली पांत बैठी है, यानी पहली पंक्ति बैठी है। और पंक्ति कैसे बनती है? ऐसे तो क्षैतिज अवस्था में लोग बैठते हैं, इसे कहते हैं पंक्ति, जो क्षैतिज अवस्था में होती है। और इसे कहते हैं y अक्ष की दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर है, और इसे कहते हैं अस्तंभ। ध्यान देना कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अवयव लिखे गए हैं, इसमें से कुछ अवयव क्षैतिज अवस्था में लिखे गए हैं और कुछ अवयव ऊर्ध्वाधर अवस्था में लिखे गए हैं। विद्यार्थियों, जो क्षैतिज अवस्था में लिखे जाते हैं इन्हें पंक्ति कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं यानी y अक्ष की दिशा में लिखे होते हैं इन्हें अस्तंभ कहा जाता है। पंक्ति को इंग्लिश लैंग्वेज में रो कहते हैं, इसलिए इसे रो के पहले अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, और इसलिए इसे कॉलम के पहले अक्षर C से प्रदर्शित किया जाता है। पंक्ति को रो और स्तंभ को कॉलम, तो पंक्ति को R से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को C से।
जब एक ही पंक्ति हो तो R से प्रदर्शित करेंगे, और जब पंक्तियों की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से और तीसरी पंक्ति को R3 से प्रदर्शित कर देंगे। जब एक ही स्तंभ हो तो C से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जब स्तंभों की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे स्तंभ को C2 से, तीसरे स्तंभ को C3 से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बड़े कोष्टक के अंदर, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्याओं का एक समूह व्यवस्थित है, जो अवयवों को व्यवस्थित किया गया है, ये पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखी गई हैं। अगर ध्यान से देखें विद्यार्थियों, तो जो 1 4 7 लिखा गया है ये पहली पंक्ति है, और पहली पंक्ति को R1 से प्रदर्शित किया जाता है। जो 2 5 8 है ये दूसरी पंक्ति है और इसे R2 से प्रदर्शित किया जाता है, और जो तीसरी पंक्ति है 3 6 9 लिखा गया है ये तीसरी पंक्ति है और इसे R3 से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार अगर स्तंभ की बात किया जाए तो 1 2 3 जो लिखा है ये पहला स्तंभ है C1, 4 5 6 लिखा है ये दूसरा स्तंभ है C2, और 7 8 9 लिखा गया है ये तीसरा स्तंभ है C3। यानी अब इस बात का ध्यान देना, अब आव्यूह की गणितीय परिभाषा कैसे हम लोग बताएंगे कि जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को, व्यंजकों को, संख्याओं को, अवयवों को किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो यही व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए, तो यही व्यवस्था विद्यार्थियों आव्यूह कहलाती है। अब अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3 है। लेकिन विद्यार्थियों ये आव्यूह की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ ही होंगे। कितने भी पंक्ति या कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। इसके लिए आव्यूह में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और इस बात का ध्यान देना, अगर एक भी संख्या लिखी होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ पंक्ति और कुछ ना कुछ स्तंभ अवश्य होंगे। अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं और इसको ही बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो बताइए इसमें कितनी पंक्तियां? जो क्षैतिज अवस्था में लिखी जाएंगी वो पंक्ति होगी, और ऊर्ध्वाधर भी तो लिखा है, इसे स्तंभ कहते हैं। यानी इसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर इस प्रकार से मैं यहां पर लिख दूं 2 9 6 4, तो यहां कितनी पंक्तियां? ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2। अगर पंक्ति है तो स्तंभ भी होगा। ये पहला स्तंभ है C1 और ये दूसरा स्तंभ है C2 ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो यह व्यवस्था आव्यूह कहलाएगी। फिर से सुनना कि जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो गणित की भाषा में विद्यार्थियों यही व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। और 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। अगर हम इस तरीके से लिख दें 1 4 9 6, तो यह व्यवस्था भी आव्यूह है।
यानी कोई सीमा नहीं है कि कितनी पंक्तियां होंगी या कितने स्तंभ होंगे, चाहे जितनी पंक्तियां हो जाए, चाहे जितने स्तंभ हो जाए, अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है तो वह व्यवस्था आव्यूह कहलाएगी। अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं बंद है और ऐसे लिखा है विद्यार्थियों, तो यह आव्यूह नहीं कहलाएगी। आव्यूह का मोहर तब इसमें लगेगा जब ए प्रदत्त मान किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 4। ये पहली पंक्ति हुई R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये पहली पंक्ति है, एक उस पंक्ति में एक ही व्यक्ति बैठा है, तो इससे क्या मतलब है? हमारी क्या गलती है भाई? ऐसा दिया है। ये तीसरी पंक्ति है R3 और ये चौथी पंक्ति है R4। और स्तंभ की बात करें तो स्तंभ एक ही है, एक ही लाइन में 1 4 9 6 सब आ गए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तंभ है। तो यहां पंक्ति संख्या है 4 और स्तंभ संख्या है 1। ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे उदाहरण विद्यार्थियों किसके हैं? आव्यूह के हैं। यानी जब पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे गए मानों को, अवयवों को बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो यही व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज़ों पर ध्यान रखना और जिंदगी में दोबारा आव्यूह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं और गहराई में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर चलेंगे और शून्य से शिखर तक चलेंगे। यानी आव्यूह की ABCD से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल आव्यूह के शिखर तक पहुंच करके उसके अंतरात्मा में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आव्यूह में और चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों एक मैं एग्जाम्पल फिर से लिखता हूं, इस बार एग्जाम्पल बदल देता हूं। ABCDEFGHI। कोई आवश्यक नहीं होता कि आव्यूह में केवल संख्याओं का ही प्रयोग किया गया हो। इसमें संख्या, बीजी व्यंजक आदि किसी भी अवयव का प्रयोग किया जा सकता है। इस पे हमें ध्यान नहीं देना है कि संख्या है कि बीजी व्यंजक के रूप में है। आइए हम लोग विचार इसमें करें। अब इसमें ध्यान से बताइए कि कितने पंक्ति हैं इसमें और कितने स्तंभ हैं। क्या ये आव्यूह है? बिल्कुल है। एक भी मान अगर लिख करके उसे बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए तो वह आव्यूह कहलाएगा। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? ध्यान से देखिए, इसमें है 3 पंक्तियां ना। ये पहली पंक्ति है ABC, दूसरी पंक्ति में है DEF और तीसरी पंक्ति है GHI। तो इसमें पंक्ति बराबर कितने हैं? 3। और स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ है ADG, दूसरा स्तंभ है BEH और तीसरा स्तंभ है CFI। इसमें स्तंभ भी कितने हुए? 3। तो इसमें 3 पंक्ति हो गए और 3 स्तंभ हो गए। यानी यहां पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। विद्यार्थियों मैं आपको बताने जा रहा हूं आव्यूह की कोटि संख्या। आव्यूह की कोटि संख्या या आव्यूह की क्रम संख्या। एक ही चीज के 2 नाम, कभी कभी एक ही व्यक्ति के 2 नाम हो जाते हैं, तो वही एक ही चीज के 2 नाम हैं, चाहे कोटि संख्या कहें या क्रम संख्या कहें। तो हम लोग समझेंगे कि किसी आव्यूह की कोटि संख्या या उस आव्यूह की क्रम संख्या से क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है। कोटि संख्या किसे कही जाती है या क्रम संख्या किसे कही जाती है। कोटि संख्या या क्रम संख्या का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों कोटि संख्या या क्रम संख्या का मतलब होता है पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ संख्या। जैसे इस आव्यूह में पंक्ति संख्या कितनी है? 3, गुणित का निशान लगा दो। स्तंभ संख्या कितनी है? 3। यही मान, ये जो लिखा गया है, यही इमेज कहलाएगा
आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या, यानी किसी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या से तात्पर्य होता है उस आव्यूह की पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ संख्या। इसका गुणा करके 9 नहीं लिख देना है, जैसे लिखा है सेम टू सेम यही इसकी कोटि संख्या या क्रम संख्या हो जाएगी। विद्यार्थियों, कोटि संख्या या क्रम संख्या का अगर सामान्य भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है कि आव्यूह की नाप, आव्यूह की माप, किस माप का आव्यूह है। जैसे किसी कमरे के हम लोग नाम लिखते हैं, खिड़की दरवाजे के नाम लिखते हैं 2/3, 4/3, 6/4, इस तरीके से। तो आव्यूह की माप होती है। यानी कोटि संख्या या क्रम संख्या का मतलब होता है पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या, यानी आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं और उस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। तो पंक्ति की संख्या 3 हो गई, स्तंभ की संख्या 3 हो गई, तो लिख देंगे 3 गुणते 3, यही उस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या कहलाएगी। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना कि किसी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या सदैव उस आव्यूह के दाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाता है। किसी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या उस आव्यूह के दाईं ओर नीचे की तरफ लिख दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल इस तरीके से लें 1 2 3 6 7 9, तो अब बताइए इस आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या कितनी है। किसी भी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या देखने के लिए ये देखते हैं कि इसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति हो गए, गुणित कितने स्तंभ हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो ये आव्यूह हो जाएगा 3 गुणते 2 कोटि का, 3 गुणते 2 कोटि का। तो फिर से सुनना, किसी आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या से तात्पर्य होता है उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभ की संख्या, और जो कोटि संख्या या क्रम संख्या होती है वह सदैव उस आव्यूह के दाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाता है। और आज के बाद हम लोग कोई भी आव्यूह लिखेंगे, आव्यूह को व्यवस्थित तरीके से लिखने का तरीका होता है, आव्यूह की एक मर्यादा होती है कि किसी भी आव्यूह को लिखा जाए तो उसके साथ उसकी कोटि संख्या या क्रम संख्या को अवश्य व्यवस्थित कर दिया जाए, किताब में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन जब हम लोग अपने से कोई आव्यूह लिखेंगे तो उसकी कोटि या क्रम संख्या अवश्य दर्शाएंगे। ऐसा करने से वह प्रश्न, वह आव्यूह पूर्णतः व्यवस्थित माना जाता है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह की कोटि या क्रम से क्या मतलब होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आव्यूह की तत्व संख्या या आव्यूह के अवयव। दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी कह देता है कि आव्यूह की तत्व संख्या और कभी कभी कह देता है कि आव्यूह में कितने अवयव हैं। जिससे कोई हमसे पूछे कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो अवयव का मतलब, तत्व का मतलब, किसमें अगर संख्या लिखी गई है तो उसकी मात्रा कितनी है, विधि व्यंजक के रूप में लिखे गए हैं तो कितने अवयव का प्रयोग किया गया है। तो तत्व संख्या या अवयव संख्या पता करने के लिए हमें बार बार गिनना नहीं है, इसकी गणना नहीं करना है। जो कोटि संख्या या क्रम संख्या लिखी है उन्हीं दोनों संख्याओं का, यानी पंक्तियों और स्तंभों का गुणा कर देते हैं। 3 त्रिक का 9, इसकी कोट कितनी, इसमें तत्व कितने हुए 9, 2 3 दूनी 6, इसमें कितने तत्व या अवयव हैं 6। ऐसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तत्व या अवयव का मतलब होता है कि उसमें कुल कितने अवयव का इस्तेमाल किया गया है। अगर पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा कर लें, यानी जो यहाँ पर हमने कोटि या क्रम संख्या दर्शाई है, अगर इसकी गणना करके सरल कर लें तो जो भी संख्या प्राप्त होती है वही उस आव्यूह की तत्व संख्या या अवयव कहलाती है। तो आज हमने आपको बताया आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि संख्या या क्रम संख्या कैसे क्या तात्पर्य होता है, और साथ ही साथ आव्यूह में तत्व और अवयव। आज पहली क्लास थी, इसलिए हम लोग इस क्लास को छोटा करते हैं। कल से हम लोग नियमित रूप से इस कक्षा को 1 से 1.5 घंटे तक करेंगे, और जिससे बोर्ड परीक्षा के पहले हम आपके सिलेबस को पूर्णतः कंप्लीट कर पाएं। धन्यवाद।